वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस लेक्चर बाय मनोज सर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 के एक टॉपिक जो चैप्टर नंबर 2 है इंग्लिश ग्रामर में, सिंथेसिस, जिसे हम वाक्य संश्लेषण कहते हैं। उसके बारे में हम यूज ऑफ पार्टिसिपल की सहायता से सिंथेसिस बनाना सीखेंगे। हम यूज ऑफ पार्टिसिपल जो मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कैसे सिंथेसिस बना सकते हैं, कैसे कंपाउंड वाक्य बना सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस जो है वो होता क्या है। सिंथेसिस दोस्तों होता है वाक्य संश्लेषण। क्या होता है? वाक्य संश्लेषण, जिसका मतलब होता है जिसमें सिंथेसिस में एक या एक से अधिक अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर या मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है, एक नया वाक्य बनाया जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें कई छोटे छोटे वाक्यों को, जो सिंथेसिस होता है इसे हम वाक्य संश्लेषण कहते हैं। इसमें कई छोटे छोटे वाक्यों को, दो या दो से अधिक छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर एक नया जो वाक्य बनाया जाएगा, वो बड़ा भी हो सकता है, नया वाक्य बनाया जाता है, उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। क्या होता है? जिस सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया वाक्य बनाया जाता है। सिंथेसिस में क्या होता है? दो या दो से अधिक छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर एक नया वाक्य बनाया जाता है। जो नया वाक्य आपका बनेगा वो आपका सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, सिंपल में भी बन सकता है। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स में भी बन सकता है, कॉम्प्लेक्स में भी। नंबर 3 कंपाउंड में भी बन सकता है, कंपाउंड। 3 आपके सेंटेंस होते हैं जो हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया वाक्य बनाते हैं। जो आपका नया वाक्य बनाया जाएगा वह आपका सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। इनको भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है जिस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। दोस्तों सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्य में, जो आपको वाक्य दिया जाएगा, जिस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है? एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब दोस्तों जो आपकी फाइनाइट वर्ब होगी, जो सिंपल सेंटेंस होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, तो दोस्तों जो फाइनाइट वर्ब है आपकी, यह टेंस और पर्सन और नंबर के अनुसार बदलती रहती है। जैसे आपका ही प्लेस द मैच, ये आपका क्या है? सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस है। अभी ये करते हैं ही प्लेड द मैच, अब इसमें आपका टेंस बदला तो फाइनाइट वर्ब बदल गई। अब इसे करते हैं आई प्ले द मैच, इसमें आपका सब्जेक्ट बदला, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, इसमें फाइनाइट वर्ब बदल गई। तो ये जो फाइनाइट वर्ब है ये टेंस, नंबर और पर्सन के अनुसार बदलती रहती है। तो आप समझ में आ गया होगा,
कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस दोस्तों जिस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है उससे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसकी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसकी बात करने वाले, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इस वाक्य में इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सुबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें इस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सुबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सुबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहते हैं, और जो आपका सुबॉर्डिनेट क्लॉज होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज या आश्रित वाक्य डिपेंडेंट क्लॉज। अब बात करने वाले प्रिंसिपल क्लॉज होता क्या है, तो दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड ना हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। यह अपने अर्थ के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होता, इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह देते हैं। और जो आपका सुबॉर्डिनेट क्लॉज होता है वह अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है, इसीलिए इसे हम सुबॉर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सुबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। अब बात करने वाले कंपाउंड सेंटेंस दोस्तों क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस होता है इसमें या जिस वाक्य में, ऐसे करके देख लेते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज में बता चुका हूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है क्लॉज होता है जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं। यदि हम बात करें कंपाउंड सेंटेंस को पहचाने कैसे, दोस्तों इसे पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो आपके दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पहचानने की आसान ट्रिक है आपकी फैन वॉइस। क्या होती है, फैन वॉइस, FANVOY और S, F for फोर, A for and, N for not only और nor, या B for but, O for or या otherwise, Y for yet और S for so या still। ये आपकी जो ट्रिक है, ये आपकी कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने की आसान ट्रिक है। फैन वॉइस, F स्टैंड फॉर फोर, A स्टैंड फॉर एंड और N स्टैंड फॉर नॉट ओनली या नॉर, V स्टैंड फॉर बट, O स्टैंड फॉर और या अदरवाइज, Y स्टैंड फॉर यट और S स्टैंड फॉर सो या स्टिल। कहने का मतलब यदि वाक्य में आपको
फोर एंड नॉट ओनली नॉर वट और अदरवाइज यट सो स्टिल, इनमें से कोई कंजक्शन या आपको जुड़ा मिल जाता है, वाक्य में मिल जाता है, तो आप कह सकते हैं वाक्य आपका कंपाउंड सेंटेंस है। कौन सा है? कंपाउंड सेंटेंस है। तो समझ में आ गया होगा, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। तो समझ लो, दो या दो से अधिक जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और जिस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब बात करते हैं क्लॉज क्या होता है। क्लॉज और सेंटेंस और फ्रेज को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि क्लॉज उपवाक्य है। क्लॉज है क्या चीज, आज हम इसी के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्लॉज के बारे में, किसके बारे में? क्लॉज के बारे में। अब मैं बात आपकी आती है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है और फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है। तीनों जो लिखे हुए हैं आपके सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज। अगर बात करें सेंटेंस क्या होता है तो आप सब जानते होंगे, सेंटेंस होता है शब्दों का वह संग्रह, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ या भाव निकलता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है उसे हम फ्रेज कहते हैं। और शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता उसे हम फ्रेज वाक्यांश कहते हैं। वाक्य का एक अंश, नाम से ही देखो स्पष्ट हो रहा है, वाक्यांश। फ्रेज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश मतलब वाक्य का एक अंश जिसका अर्थ न निकले उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज। क्लॉज क्या होता है? शब्दों का वह समूह, यह भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ पूरा निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। वह शर्त ये है, फ्रेज और क्लॉज का जो अस्तित्व होता है, जो वजूद होता है, वो सेंटेंस के अंतर्गत होता है या सेंटेंस के भीतर होता है। इन दोनों का अस्तित्व जो है सेंटेंस में होता है। किसमें होता है? सेंटेंस में इसका अस्तित्व या वजूद होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए एक देख लेते हैं, जैसे है आपका यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड in life. You work hard, you will succeed in life. यदि आपको पूछा जाता है ये दोनों क्या है, तो ये दोनों क्या है? सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है, क्योंकि इनका पूरा अर्थ कर रहा है। You work hard, तुम कठिन परिश्रम करते हो। You will succeed in life, तुम जीवन में सफल हो जाओगे। अब यदि हम इसे ऐसे लिख दें, if you work hard, if you work hard, comma, you will succeed, you will succeed in life, full stop। अगर ये पूछा जाए ये आपका क्या है? if you work hard you will succeed in life, यह क्या है? तो दोस्तों यह भी एक सेंटेंस है, क्योंकि इसका अर्थ पूर्ण निकलेगा। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम सफल हो जाओगे, तो तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। यह क्या है? आपका यह पूरा सेंटेंस है। यदि हम इतना बोले इफ यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो, तो पता नहीं क्या। अब ऐसे बोल दे हम आकाश में, क्लास में, तो क्या स्पष्ट नहीं कर रहा है? तो यह क्या है? आपका यह सेंटेंस नहीं है। ये पूरा पूछा जाता है इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ, तो यह आपका क्या है? पूरा सेंटेंस है। यदि हम इतना पूछ, देखो जो आपका क्लॉज होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज में भी होता है और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन सेंटेंस में भी होता है। और जो फ्रेज होता है इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। तो हम बात करते हैं, जैसे हम पूछते हैं इफ यू वर्क हार्ड, यह क्या है? यह एक क्लॉज है। अब इतना कहा जाता है यू विल सक्सीड इन लाइफ, यह क्या है? यह भी एक क्लॉज है। क्या है? यह भी क्लॉज है, यह भी क्लॉज है, क्योंकि हमने बताया था जो क्लॉज होता है उसका अर्थ पूरा निकल भी सकता है और नहीं भी। अब इफ यू वर्क हार्ड, यह तुम कठिन परिश्रम करते हो, तो यह तुम कठिन परिश्रम करते हो, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। तो यह आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। कौन सा हो गया?
डिपेंडेंट क्लॉज। अब यू विल सक्सीड इन लाइफ, तुम भविष्य में या तुम जीवन में सफल हो जाओगे, तो इसका पूर्ण अर्थ कर रहा है, तो यह कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। यदि आपको पूछा जाता है इन लाइफ, जीवन में, यह क्या है, जीवन में, इन लाइफ क्या है, इसमें इस सेंटेंस में इन लाइफ क्या है, तो दोस्तों यह एक फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है। और यदि इतना पूछा जाता है तो यह क्या है, ये आपका क्लॉज है, वो भी क्लॉज कौन सा है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब आशा करता हूं कि क्लॉज और सेंटेंस और फ्रेज में जो अंतर है या जिनकी जो पहचानना है वो आपको आसान हो गया होगा और आप पहचानना सीख गए होंगे। चलिए अब मेन टॉपिक की बात करते हैं कि पार्टिसिपल की सहायता से हम सिंथेसिस कैसे बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ पार्टिसिपल। सबसे पहले पार्टिसिपल होता क्या है, यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपल क्या है। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होता है ऐसे वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं, दोनों का कार्य करते हैं, पार्टिसिपल कहलाते हैं, पार्टिसिपल कहलाते हैं। ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं पार्टिसिपल कहलाते हैं। दोस्तों पार्टिसिपल आपके तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। दूसरा आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है ये हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है, हैविंग प्लस V3, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है, और जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है वो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। तो नेक्स्ट आपका हम इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से हम सिंथेसिस कैसे बनाते हैं। पहला नोट कर लो, नोट कर लिया, साथ साथ कर रहे हो, चलो ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बता चुका हूं कि यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से बनता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है दोस्तों, कंडीशन है कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, जो आपको दो वाक्य दिए गए, दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। नंबर 2, दिए गए वाक्यों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। दिए गए वाक्यों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। नंबर 3, दिए गए वाक्यों में टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट शून्य होना चाहिए, ऑलमोस्ट शून्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए,
शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, अर्थात एक कार्य पूरी तरह से समाप्त न हो पाए कि दूसरा प्रारंभ हो जाए। एक कार्य पूरी तरह से या एक कार्य ठीक तरह से, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक तरह से समाप्त न हो पाए, समाप्त न हो पाए कि दूसरा प्रारंभ हो जाए, दूसरा प्रारंभ हो जाए। रूल नंबर 4, कंडीशन नंबर 4, फोर्थ कंडीशन है उस वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, पार्टिसिपल बनाते हैं जिससे कार्य पहले होता है, जिससे कार्य पहले होता है, पहले होता है। बस देखो दोस्तों, दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट जो है एक समान होने चाहिए, दिए गए वाक्यों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए, दिए गए वाक्यों में टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट शून्य होना चाहिए, अर्थात एक कार्य, मतलब जो वाक्य आपको दो दिए जाएंगे उनमें एक कार्य ठीक तरह से समाप्त न हो पाए कि दूसरा प्रारंभ हो जाए, एक कार्य के तुरंत जस्ट बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए वाक्य में। उस वाक्य में नोट है, चौथा रूल है आपका या चौथी कंडीशन है, उस वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, उस वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं जिससे कार्य पहले होता है, जिससे कार्य पहले होता है, उस वाक्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम एक देखते हैं, सेपरेट वाक्य आपका है द फॉक्स saw the lion full stop। नेक्स्ट आपका है द फॉक्स ran away। दोस्तों आपके दो वाक्य दिए सेपरेट, अब हमें कंबाइंड बनाना है। कैसा बनाना है? कंबाइंड बनाना है। तो द फॉक्स सॉ द लायन, पहला वाक्य, दूसरा द फॉक्स रैन अवे। अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। पहले हम कंडीशन देखेंगे। क्या लगा? पहली कंडीशन, दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए। तो दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान है। उसके बाद दिए गए वाक्यों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। दिए गए वाक्यों की फाइनाइट जो वर्ब है अलग अलग है। दिए गए वाक्यों में टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट शून्य होना चाहिए, अर्थात एक कार्य पूरी तरह से समाप्त न हो पाए कि दूसरा प्रारंभ हो जाए। तो देखो वाक्य में द फॉक्स सॉ द लायन, लोमड़ी ने शेर को देखा। द फॉक्स रैन अवे, मतलब जैसे ही देखा तैसे ही भागी। टाइम की डिस्टेंसिंग बहुत कम है। टाइम जो है ना मात्र के लिए शून्य के बराबर है। तो टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट शून्य है। एक कार्य पूरी तरह समाप्त न हो पाए तब तक दूसरा स्टार्ट हो गया। तीन कंडीशन क्लियर है। अब उस वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं जिस वाक्य में कार्य पहले स्टार्ट होता है। तो द फॉक्स सॉ द लायन, अब द लोमड़ी ने शेर को पहले देखा या पहले भागी? क्या किया है? पहले लोमड़ी ने शेर को देखा है। तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो B1 प्लस ING लगाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? सी होगी। तो सीइंग द लायन LION, लायन कॉमा द फॉक्स रैन अवे, द फॉक्स रैन अवे। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। जो आपका जिस वाक्य में जिससे कार्य पहले होता है उसे ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। बस कंडीशन याद रखनी है। इस कंडीशन के अनुसार आप यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से आप सिंथेसिस बनाना सीख जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में और पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से हम कैसे बनाते हैं सिंथेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।